अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। आज का दिन कैसा गुजरेगा, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। एक बेयकीनी की सूरत हालात तारी है। नासिर काज़मी कहते हैं, मेरे घर की दीवार पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। यूं लगता है कि पूरी कौम की कैफियत कुछ ऐसी ही है। हालात मुश्किल हैं, हर कोई मुश्किल में दिखाई देता है। हत्ता कि पाकिस्तान की फौज भी ऐसे लगता है कि मुश्किल से दो चार हो चुकी है। हालांकि वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को, सियासत को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, हर इदारे को वो कंट्रोल करते हैं स्वाए करप्शन के। ऐसे लगता है कि फौज को करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं। न जाने क्यों उन्होंने कभी करप्शन को फिक्स करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए। पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में से एक है। चूंकि इदारे हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो करप्शन की जिम्मेदारी भी तो उनको लेनी चाहिए। लेकिन शायद करप्शन इदारों को सूट करती है, क्योंकि करप्ट आदमी को कंट्रोल करना आसान होता है। उसे डरा के या खरीद के काबू किया जा सकता है। यह कुछ हालिया वाक़यात भी इस चीज़ की निशानदही करते हैं। फौज के हालिया इक़दामात से कौम में एक बदज़नी सी फैल गई। ऐसे लगा कि अवाम को एक सदमा पहुंचा, वो इस सदमे की हालत में है और ये सदमा आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा में तब्दील होता गया। ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ? किसने इस तरह के हालात पैदा किए कि ये सब कुछ रूनुमा हुआ? शफीकुर रहमान पाकिस्तान के एक माया नाज मज़ाह निगार हैं। वो फ़ौज में जनरल थे और एक बड़े उम्दा अदीब थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी एक किताब में एक सीन है, वो लिखते हैं कि जब हम घर पहुंचे तो मुन्ना रो रहा था। हमने फजलू बाबा से पूछा कि मुन्ना क्यों रो रहा है? तो फजलू कहने लगे कि साहब, आपने वो सीढ़ियाँ देखी हैं? हमने कहा कि हाँ देखी हैं। तो फजलू बाबा कहने लगे कि वो मुन्ने ने नहीं देखी। तो ऐसे लगता है कि मुन्ने ने वो सीढ़ियाँ इग्नोर की और फिसल गया होगा, गिर गया, रो रहा था। यूं लगता है कि फौज की सिचुएशन भी कुछ मुन्ने से मिलती जुलती है। 9 अप्रैल को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो पूरी कौम ने देखा। आधी रात को अदालतें खुल गईं, कैदियों की वैन्स आ गईं, पूरे शहर में एक हलचल सी मच गई। फौरन एक हुकूमत तश्कील दी गई 14-15 पार्टीज की शमूलियत के साथ। जिन्होंने ये प्रोग्राम इंजीनियर किया, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के किया, लेकिन उन्होंने ये हुकूमत तश्कील दे दी। इस कैबिनेट में 60% लोग जमानतों पे है। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को चुन चुन के एक जगह पे जमा करके एक हुकूमत बना दी गई और आने वाले दिन अनसर्टन हो गए।
किसी को कुछ नहीं पता कि अब क्या होगा, कौन हुकूमत चला रहा है, कौन इसमें आएगा, कौन जाएगा। कुछ एक अजीब खिचड़ी सी पक गई। एक ड्रामे का एक छोटा सा मैंने सीन देखा, उसमें एक नौजवान लड़की जो शायद उस ड्रामा की हीरोइन थी, उसके पास एक खातून खड़ी थी जो उस लड़की को कुछ समझा रही थी, शायद उसकी फूफी थी। और वो समझाते समझाते उसे कहती है कि अपना मारेगा तो साए में फेंकेगा। तो लड़की कहती है कि अपना मारेगा क्यों? मैं लड़की की बात सुन के उसके साथ मुत्तफिक हो गया कि अपना मारेगा क्यों। अब दौर बदल चुका है, यंग जनरेशन सवाल पूछती है, वो आपसे पूछती है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, क्या आपके मकासद हासिल हो चुके हैं और अब आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। आप कौम को एतमाद में लें, उनको बताएं कौम आपके साथ है, वो समझने के लिए तैयार है। अब ये नया दौर है, लोग सवाल पूछते हैं, वो नौजवान नस्ल आपसे पूछती है कि सब कुछ आपके सामने हुआ, आपने देखा होगा जो कुछ सिंध हाउस में हुआ, जो कुछ मैरियट की 6 के 5th फ्लोर पे हुआ, पूरी कौम ने देखा। यकीनन आपने भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं नजर आया तो बॉर्डर के उस पार आपको दुश्मन कैसे नजर आएगा जो कि कैमोफ्लेज्ड होता है। आपको साफ नजर आने वाली चीजें अगर नजर नहीं आई तो कैमोफ्लेज्ड दुश्मन कैसे नजर आएगा। वो आपसे पूछते हैं कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या है, और हमें कौम को इस बात का जवाब देना चाहिए। खबरों से पता चलता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा है। पाकिस्तान इखलाकी तौर पे तो पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है। हम लोग एक इखलाकी बैंकरप्ट मुआशरे में जिंदा हैं। पूरा निज़ाम गल सड़ चुका है। करप्शन, सरकारी मुलाजम अपना हक समझते हैं। लोगों की जिंदगी एक तो महंगाई की वजह से और दूसरा इस गले सड़े निजाम की वजह से तल्ख हो चुकी है। पाकिस्तान अगर इस बैंकरप्सी से बच भी जाए, इंशाल्लाह बच जाएगा, तो फिर भी आने वाले 2-3 महीने के बाद एक नया क्राइसिस आने वाला है। इससे भी मुश्किल हालात आ सकते हैं, क्योंकि प्राइस हाइक तो अब हुई है ना। पेट्रोल की प्राइसेस में डीजल, मट्टी का तेल, खाने का तेल, बिजली और गैस की प्राइसेस तो अब स्पाइक हुई है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट 2-3 महीने के बाद नजर आना शुरू होगा और हालात मुश्किल भी हो सकते हैं। हालात ज्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं। हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम इस दलदल में तो फंस चुके हैं, इसमें से निकलना भी है। तो इसका वाहिद हल तो इलेक्शन है और फौरी इलेक्शन। लेकिन फौज और हुकूमत इलेक्शन के मूड में दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं कि इलेक्शन अगले साल होंगे। कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन ना भी हो तो अगले साल हो जाएंगे, अगले साल के एंड पे हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन जब भी कराए जाए, मसला तो इस वक्त मौजूद है, प्रॉब्लम तो इस वक्त फिक्स करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मुनीर नियाजी की तरह हर काम करने में देर कर दें। अदम का एक शेर है, जो कुछ के ना होना था हुआ वक्त के हाथों, कब सोचना लाजिम था
میں کب سوچ رہا ہوں، اور اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان بینکرپسی کے قریب پہنچ گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے، اور بہت ساری چیزیں انڈر تھریٹ آ جائیں گی، کیونکہ جن ملکوں میں بھی ایسے حالات گزرے ہیں وہاں ایسے ہو چکا ہے۔ اور پاکستان تو ایک منفرد ملک ہے، ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اور ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں، یہ سب چیزیں کمپرومائز نہ ہو جائیں خدا نہ خواستہ۔ ہمیں سب کو پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئندہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔